गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत हनी ट्रैप के बारे में। आई होप कि आप तमाम लोगों ने कहीं न कहीं और कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। आज की कहानी उसी हनी ट्रैप से रिलेटेड ही है। हालांकि इस कहानी में 100% हनी ट्रैप का शिकार नहीं हुआ है लड़का। कुछ चीजों को अगर इससे हटा दिया जाए तो कहानी करीब बताया जाता है कि 14 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था और जिस बर्थ में वो लड़की बैठा हुआ था उसी बर्थ में एक लड़की से लगभग 12 साल ज्यादा, मतलब कि 26 साल के आसपास का एक लड़का उसी बर्थ में बैठा हुआ था, उसी सीट के अगल बगल की सीट पे। उसके बाद ये दोनों लड़का और लड़की उसी बर्थ में बैठे बैठे दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही देखते दोनों आपस में आंखों के जरिए दोनों ने इजहार कर बैठता है। अब उन्होंने संपर्क रखने के लिए दोनों एक दूसरे का जो इंस्टाग्राम की हैंडल होती है, इंस्टाग्राम आईडी, वो दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया और फिर ये दोनों अपने अपने सफर पे निकल गए। उसके बाद बताया जाता है कि लड़का इस जगह से, जहां इस लड़की का घर था, उस जगह से तकरीबन 4,400 किलोमीटर दूर रह रहा था अपने काम के सिलसिले में। उसके बाद उन दोनों को आपस में संपर्क साधने के लिए अगर कोई जरिया था, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम था, सोशल मीडिया, या फिर मोबाइल के जरिए, कॉलिंग के जरिए। उसके बाद दोनों बातचीत करने के दौरान इतने करीब आ जाते हैं कि उन दोनों ने कभी कल्पना ही नहीं किया था। लड़की जब जब बात करती तो लड़के की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती थी। यानी कि वह कहता था कि बिना कपड़ों के आओ तब बात करते हैं। लड़की बिना कपड़ों के भी उससे बात किया करती थी और एक दिन लड़की ने कहा कि इतनी दूर से बैठे बैठे देखते ही रहोगे या कभी सामने आने की भी हिम्मत दिखाओगे? लड़के ने उनसे कहा कि ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और वो चला भी आता है। मतलब कि 4,400 किलोमीटर दूर से वो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए चला भी आता है। लड़का ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी सफर हो सकता है। दरअसल लड़के का कत्ल हो जाता है, थोड़े बहुत नहीं, तकरीबन 17 टुकड़े में उसके शरीर का हिस्सा हो जाता है। उसके बाद जिसने भी ये कत्ल किया था, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि शायद हम कभी पकड़े जाएंगे, और छोटी छोटी सी गलती पर इस कत्ल का खुलासा हो जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक गांव लगता है गोपालपुर, और उसी के पास एक डैम लगता है। बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास। जब लोग अपने कामकाज पे जा रहे थे तो उन्हें रास्ते से थोड़ी सी दुर्गंध आने शुरू हो रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये जो दुर्गंध है वो आ कहां से रही है। तभी किसी व्यक्ति की नजर थोड़ा सा आगे जाने के बाद जहां जिस तरफ से वो दुर्गंध आ रहा था उस तरफ आगे बढ़ने की एक व्यक्ति कोशिश कर रहा था, और पास में जाकर के देखता है कि किसी इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े उन्हें नजर देता है, दिखाई देता है। उसको देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग जितने भी वहां से गुजर रहे थे उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। अब यहाँ देखने वालों का जमघट लग जाता है। अब लोगों ने यह भी कहानी शुरू कर दिया कि मुझे तो 2-3 दिन पहले से ही यह दुर्गंध आ रही है। किसी ने कहा 3 दिन, किसी ने कहा 2 दिन, लेकिन किसी ने भी उस वक्त पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 तारीख को सुबह उस शरीर के कुछ टुकड़े देखा था, सुबह 9:30 बजे के आसपास, उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तब जाकर के पाली थाने का जो इंचार्ज होता है उनको सूचना दी जाती है, पुलिस को फोन किया जाता है। अब जो इस जिले के एसपी होते हैं नेहा वर्मा, वो भारी पुलिस बल के साथ वहां मौके पर पहुंच जाती है, या जानने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि जो कत्ल होता है वो बहुत ही भयानक रूप से होता है। ऐसा कत्ल या तो एक दो बार जैसे साक्षी के साथ हुआ था, या दिल्ली में एक दो और कत्ल, इसकी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाया था। ऐसा कत्ल बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के एक कोरबा जिले में इस तरह की घटना होती है तो यह पूरे इलाके में, पूरे जिले में, और फैलते फैलते वो पूरे प्रदेश भर में फैल जाता है कि बहुत भयानक रूप से एक व्यक्ति का कत्ल किया गया है। कत्ल किसका हुआ है, किसने किया है, यह एक सवाल था। पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में जुड़ जाती है। तो उसके आसपास कुछ कपड़े मिलते हैं, उसके आसपास एक बोरी भी मिलता है, साथ ही एक बैग मिलता है जिसका कत्ल हुआ है। लेकिन कत्ल किसका हुआ है, पुलिस यह जानने के लिए बड़ी मुशक्कत कर रही थी।
उसके बाद डॉग स्क्वाड हो या फिर पुलिस की अलग अलग टीमें हो आकर यहाँ पर देखने और जांचने लगती है। गांव वाले से भी पूछताछ किया जाता है और कहा जाता है कि छोटी से छोटी बारीक से बारीक कोई भी जानकारी हो या कोई भी वस्तु हो अगर मिलती है तो तुरंत ही उपलब्ध कराई जाए। लेकिन गांव वालों को ऐसी किसी भी चीज की कोई भी खबर नहीं लगती है। पुलिस को जो बैग मिला था, पुलिस ने उस बैग को बहुत तफ्तीश से थोड़ा सा गहराई से एक एक हिस्से को एक एक जेब को जब देखना शुरू किया तो पुलिस को उम्मीद ही नहीं थी कि जिस सबूत को ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे इतने दिनों से, दरअसल वो बैग के अंदर ही मौजूद था। बैग के अंदर पुलिस को एक आधार कार्ड मिलता है, एक पासपोर्ट मिलता है और साथ ही एक एयर टिकट मिलता है हवाई जहाज का। 2 तारीख यानी कि 2 जुलाई 2024 का वो टिकट था जो कि सऊदी अरब से दिल्ली का टिकट था। सऊदी अरब से दिल्ली तक का सफर दिखाई दे रहा है, लेकिन यह दिल्ली से बिलासपुर या इस इलाके में चेतवाल गया पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने उस पासपोर्ट, आधार कार्ड और बाकी जितनी भी चीजें मिली थी उसकी मदद से जो नंबर मिला था उसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की। उसने जो एड्रेस दिया होता है वो एड्रेस होता है उसमें लोअर बाजार होता है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची का वो एड्रेस था। पुलिस ने उस एड्रेस पर लोगों से संपर्क किया, पुलिस को वहां भेजा। पुलिस को भेजने के बाद वहां से 3-4 लोग आते हैं, उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन से जब पूछा जाता है तो मोहम्मद तहसीन बताया कि वह मेरा भाई है जिसका नाम है मोहम्मद वसीम अंसारी, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। करीब 2.5 साल पहले यहाँ से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए गया था और वो यहाँ पर आया था। इस बात की हमें कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने परिवार के एक एक सदस्य से बातचीत किया है। थोड़ा शांत स्वभाव का, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन हर 10वें दिन या 8वें दिन या 9वें दिन वो परिवार के किसी न किसी सदस्य से बातचीत करके अपना खैरियत ले लिया करता था और दे भी दिया करता था। लेकिन उसकी लाश जहां मिली है, जितने भी टुकड़ों में मिली है, कपड़ों के आधार पर उसे पहचानने की कोशिश की, पासपोर्ट वगैरह इन सब से उसने जानने की कोशिश की, लेकिन उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार यहाँ कैसे पहुंच गया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। उसका कहीं इस इलाके में लोगों से कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद उनके सीडीआर और लोकेशन से पता चलता है कि वो लड़का यहाँ पर आया था। अब कैसे आया यह तो कातिल ही बता सकता था, लेकिन पुलिस अब कातिल की तलाश में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने जो उसकी सीडीआर निकलवाई, उसके जो लोकेशन निकलवाई, उस सीडीआर लोकेशन की मदद से जितने भी उनके कांटेक्ट में रहे हुए लोग थे उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही लोगों से बातचीत की, सऊदी अरब में जो लोग रहते थे उनसे भी बातचीत की, उनके दोस्त वगैरह, तब एक जानकारी मिलती है कि चेतना क्षेत्र की एक रहने वाली लड़की जिसकी उम्र 16 साल के आसपास होती है, उसका इंस्टाग्राम से वो काफी सारी बातचीत किया करता था। अब जब उसके दोस्तों से जुटाई गई जानकारी कि यह लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, तो अब उस चेतना के अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाके में पुलिस ने उस लड़की को तलाशना शुरू किया। तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। जब पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमने तो उससे संपर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, क्योंकि जो वो लड़की थी वो चरित्र की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए हमारी बात मानती नहीं थी, इसीलिए हमने उससे हमारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पुलिस को उसी एरिया में एक मुखबिर की तरफ से एक सूचना मिलती है कि जो लड़की है 16 साल की, उसका एक प्रेमी है। उस प्रेमी का नाम है राजा खान, जिसका उम्र 20 साल के आसपास है, जो कि बांस टोला चेतमा का निवासी होता है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो लड़का भी गायब है। अब पुलिस को इसके नंबर तो मिल चुके थे, पुलिस ने अब इसकी सीडीआर और लोकेशन के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो इनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है उड़ीसा में। आखिरकार पुलिस उड़ीसा पहुंच जाती है और जब इसको गिरफ्तार कर लेती है तो ये भागने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त, लेकिन शायद इनको यह पता नहीं था कि पुलिस इनको मोबाइल के माध्यम से आखिरकार पकड़ ही लेगी, क्योंकि यह जो खुलासा हो चुका था, क्योंकि इसने जो भी लाश मिले थे, शव मिला था, आखिरकार कत्ल क्यों हुआ है, इन्होंने ही कत्ल किया है या नहीं किया है, पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। पुलिस जब इन्हें हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के बाद अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। पुलिस बताता है, यानी कि पुलिस को यह बताया जाता है कि जब यह लड़की बोलती है, साल 2021 की बात है, राव केला से रांची के लिए अपने परिवार के साथ वो सफर कर रही थी। उस वक्त यह लड़की 14 वर्ष की थी। इसी बीच में एक लड़का इसके सामने, जिस लड़के का नाम होता है मोहम्मद वसीम अंसारी,
उस वक्त उसकी उम्र 26 साल और फिलहाल उसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लड़की देखने में बेइंतहा ठीक ठाक होती है, खूबसूरत होती है, इसीलिए लड़का इस पर लट्टू हो जाता है एकदम से और इससे बातचीत करने की कोशिश किया करता था। खैर, बातचीत करने के बाद इन दोनों ने आपस में अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिया और अब उसी के माध्यम से ये दोनों बातचीत किया करते थे। लड़का इसी बीच में सऊदी अरब कमाने के लिए पहुंच जाता है। लड़की या लड़का आपस में दोनों बातचीत किया करते थे। अब लड़की को कुछ पैसों की जरूरत जब भी पड़ती तो लड़का वहां से पैसे भिजवा दिया करता था। यानी कि लड़की जितने भी पैसे मांगती थी उसे उतने पैसे आसानी से मिल जाया करते थे। वसीम शायद ये नहीं जानता था कि इनका प्यार, जिस लड़की से वो बातचीत करता है, उनका प्यार यहाँ भी मौजूद है, राजा खान के नाम से, जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन राजा खान के बारे में जब पूछा जाता था तो वो बताती थी कि यह भाई रिश्ते में भाई लगता है। अब वो उसे भैया बताती थी। कुल मिलाकर जो भी पैसे मांगती इनके पास आ जाया करते थे वसीम के माध्यम से। राजा ने उस लड़की से कहा कि इसके पास तो काफी सारा पैसे होगा, क्यों न इसके जितने भी सारे पैसे हैं वो एक साथ ले लिया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा प्लानिंग तो अच्छी है। लड़की ने उसे अपनी तरफ और भी अट्रैक्शन बनाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने तन से कपड़े उतारी और उसके सामने बातचीत करती थी। वो लड़का और ज्यादा इम्प्रेस होता चला गया। तभी लड़की ने कहा कि मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते हो, तो लड़के ने कहा कि इसमें कौन सी दिक्कत है, तुम जब बुलाओगी आ जाऊंगा। यानी कि दिल्ली से अगर सऊदी अरब की सफर की बात करें तो वो तकरीबन 3225 किलोमीटर लगता है और दिल्ली से अगर इसकी लड़की के घर की बात करें तो लगभग 1206 किलोमीटर मिला होता है। टोटल मिलाकर 4431 किलोमीटर का सफर था उस लड़की को अपनी आंखों से नग्न अवस्था में देखने के लिए, उसके साथ कुछ करने के लिए। वह 4400 किलोमीटर का सफर तय करके 1 जुलाई 2024 को चलता है सऊदी अरब से और पहुंच जाता है 2 तारीख को दिल्ली। और जब 2 तारीख का यह सफर उसी उसी दिन वो ट्रेन के माध्यम से करता है और पहुंच जाता है ये लड़का बिलासपुर। लड़का और लड़की इसको पहले से ही मिलते हैं। बोलोरो एक गाड़ी है, इसको उसके माध्यम से इसको लेकर के अपने घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इसके गर्दन पे एक चाकू रखा जाता है और उससे कहा जाता है कि जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं वो दे दो, तो हमें जो चाहिए बस सिर्फ पैसे चाहिए। उसके बाद वो लड़का कहता है कि कैसे बात कर रहे हो, और जैसे ही चाकू उसकी गर्दन पे रखा गया था उन्होंने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बात का किसी को पता ही नहीं था, अगल बगल के पड़ोसियों को, कोई भी लड़का है जो इसके घर आया हुआ है, क्योंकि लड़का भी खुद चोरी से ही घर में आया हुआ था। शायद वो भी नहीं चाहता कि किसी को पता चले। लड़का खुद भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से सिर्फ मिलने के लिए आया हुआ था। जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की और जोर से चीखा और चिल्लाया, ठीक उसी वक्त राजा, जो लड़का था उस लड़की का प्रेमी, उन्होंने उसे जोर से चाकू मार दिया। और चाकू जैसे ही लड़के को लगता है, क्योंकि जो राजा होता है वो प्रोफेशनल था, उसके परिवार में मछली और मटन का कारोबार होता था और काटना पीटना उसकी आदत में शुमार था, इसलिए उसने उसके गर्दन को ही उड़ा डाला और साथ ही उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। दोनों ने उसके इत्मीनान से लगभग 17 टुकड़े कर दिए थे और टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़े को उसने बैग में रखा, जो पिट्ठू बैग होता है, और जो उसका खुद का बैग होता है, जिसमें उसने अपनी साथ जुड़ी हुई एक दो कपड़े भी लाए थे और साथ ही उसके बारे में उसके बाकी के जितने भी टुकड़े थे उसको एक बोरे में रखा जाता है। और यहाँ से उसे अपने स्कूटर पर रखा गया। जो टुकड़े थे लाश के, उन टुकड़ों को रखने के बाद वहीं बगल में एक डैम था, बागो डैम, एक बड़ा डैम होता है। उस डैम के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए तो आसानी से वो मिल नहीं सकता। यही सोचकर उसके टुकड़े किए गए थे कि इसकी लाश को उस डैम में डाल देंगे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगेगी। जैसे ही स्कूटर को लड़का और लड़की उस डैम के पास लेकर के पहुंचते हैं, अचानक ही पुलिस की जो पेट्रोलिंग की टीम होती है 112 नंबर की, वो ऐसे ही उस अगल बगल में अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे। और जैसे ही वो पेट्रोलिंग पुलिस उन्हें दिखाई देती है आते हुए, अभी लाश के एक दो टुकड़े ही डाले थे उस डैम में कि इन्होंने अपने आप को संभाला। हालांकि पुलिस ने इनको कुछ कहा भी नहीं, इनसे बातचीत भी नहीं की, लेकिन ये दोनों पुलिस को देख करके डर गए, सहम गए। और जब इसके बाद इन्हें लगता है कि शायद पुलिस को शक न हो जाए, पता न चल जाए, इसीलिए यहाँ से सीधा वो अपने घर आते हैं और घर आने के बाद जितने भी लाश के टुकड़े थे उन सबको फ्रिज में रख देते हैं ताकि यह खराब ना हो जाए, इसमें दुर्गंध ना आ जाए।
अब जब यहाँ से जब भी उन्हें मौका मिलते हैं, उनके जो टुकड़े थे शरीर के, उन टुकड़ों को यहाँ से गोपालपुर जो गांव लगता है, गोपालपुर गांव के पास जो डैम होता है, उस डैम के अंदर ये फेंकना चाहते थे, लेकिन फेंक नहीं पाए पूरी तरह से। कुछ टुकड़े बाहर गिर जाते हैं, कुछ अंदर नहीं जा पाते। और जब यह 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है तो 8 और 9 जुलाई के लगातार वहां पर दुर्गंध शुरू हो जाती है। लेकिन 10 जुलाई 2024 की सुबह 9:30 के आसपास जब दुर्गंध का लेवल बढ़ जाता है, तब आसपास के लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर आती है और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ ही जो नेहा वर्मा होती है, यहाँ की एसपी उस जिले की, उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। साथ ही मरने वाले का डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है, कराया जाएगा, यह पता करने के लिए कि यह वाकई वसीम अंसारी ही है या कोई और तो नहीं मार दिया इन लोगों ने। इसलिए या इसके हर एक पहलू को, हर कड़ी को जोड़ा जाएगा। साथ ही जोड़ने के बाद जो भी इस घटनाक्रम के पीछे जितने भी लोग होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि कम से कम समय में ये कोर्ट में चार्जशीट भेजी जाए और चार्जशीट भेजने के बाद इन हत्यारों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाया जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है और किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है। इस कहानी को सुनाने के माध्यम से आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें, हमेशा सतर्क रहें। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको समझ में भी आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और कहानी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।